नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और करते हैं खबरों की शुरुआत। किसान आंदोलन को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों का आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है और ये कुछ किसान संगठनों का आंदोलन है जो सिर्फ सरकार का विरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार के लिए किसानों का आंदोलन बहुत मायने रखता है। किसानों का जो हित होता है वो सर्वोपरि है और अगर किसानों को कृषि बिलों में कुछ गलत लगता है तो सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि देश कानून के हिसाब से चलेगा। किसान हमारे भाई हैं। किसानों का इस आंदोलन से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, ना ये किसान आंदोलन है। ये कुछ किसान संगठनों का चलाया हुआ एक कार्यक्रम है जो मोदी विरोधी और मनोहर विरोधी और बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये उनका है। किसानों को एमएसपी लागत का 1.5 गुना देने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया। फसलों के खराब होने का ऐतिहासिक मुआवजा मोदी और मनोहर जी की सरकार ने दिया। यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें ख़त्म कर दी। मतलब ये तमाम काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किए हैं और एमएसपी पर डबल खरीद मोदी और मनोहर जी की सरकार ने की है। किसान को अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। कानून में कोई गलत है तो मोदी और मनोहर जी की सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, आकर बताएं गलत क्या है। लेकिन ये देश कानून से चलेगा या डंडे से चलेगा? तो ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलेगा। उनको अपनी बात कहनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से कहें। ये बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी वालों को रोड पे चलने नहीं देंगे, बीजेपी वालों को बोलने नहीं देंगे। ये क्या लोकतंत्र है? लेकिन वो लोकतंत्र में हर किसी को अपना बात कहने का हक है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने मोगा में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा और कहा कि मामले के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और इसलिए किसान संगठन भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये सब करा धरा कांग्रेस का, चाहे मोगा में हो रहा है चाहे कहीं और हो रहा है, और ये सब उनका गेम प्लान है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सारा उन्होंने किया। अगर करनाल में कानून व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार भी काम करती है, फिर तो राहुल गांधी जी भी ट्वीट करते हैं। क्या मोगा उनके नक्शे में नहीं है? मोगा में इसलिए खामोश हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। मोगा में इतना भयंकर लाठीचार्ज हुआ और किसी का मुंह नहीं खुला, किसी की जबान नहीं खुली, किसी ने कोई बात नहीं की। कांग्रेस का ये बयान बिल्कुल बेमानी है। लाठियां चली, लोगों को पीटा गया, मारा गया लोगों को। कांग्रेस कैसे पीछे हट सकती है? सिर्फ अपनी सरकार है इसलिए उनको बचाना चाहते हैं। खुद पे शासन फिर अनुशासन, पहले खुद करके दिखाए। हमारे मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मांग रहे थे, पहले खुद अमरिंदर सिंह त्यागपत्र दें। पंजाब के मोगा में हुई घटना पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों पर देश भर में कहीं भी लाठीचार्ज होना सही नहीं है, लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी ने उनके किसान हितैषी होने के ढोंग को सबके सामने ला दिया है। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि आज राहुल गांधी का ट्विटर बंद क्यों है। कांग्रेसी बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन अपने प्रदेश में जो हुआ उसको लेकर कांग्रेस क्या प्रदर्शन करेगी? ये सब कांग्रेस का ढकोसला है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी नीतियां हैं, इसलिए राजस्थान और पंजाब के किसान भी हरियाणा में आकर अपनी फसल को बेचते हैं। किसान के ऊपर कहीं पर भी देश में लाठीचार्ज होना उचित नहीं मानता मैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो। लेकिन इस लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी की चुप्पी, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी ये साबित करती है कि उनका किसान हितैषी होने का जो ढोंग है वो सरासर एक्सपोज हो गया है। किसानों के हित से उनकी
शुद्ध रूप से वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता भेज कर हरियाणा में अव्यवस्था फैला रहे हैं। आज राहुल गांधी की ट्वीट कैसे है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये जो है कांग्रेस का ढकोसला है और हरियाणा के अंदर किसानों के हित में जो फैसले लिए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा भाव हम देते हैं, सबसे अच्छी मंडियाँ हमारी हैं। पंजाब के और राजस्थान के किसान हरियाणा में फसल बेचने के लिए आते हैं। अगर वहाँ अच्छी नीतियाँ होती तो वो क्यों आते? तो हरियाणा कांग्रेस की ये जो कोशिश है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के वो राजनीति करें और राहुल गांधी को किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट करे, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वहीं हरियाणा सार्वजनिक ब्यूरो के चेयरमैन और पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने मुगल लाठीचार्ज मामले पर कहा कि किसी भी तरह का टकराव कहीं भी सही नहीं है। जब करनाल में लाठीचार्ज हुआ था तब पंजाब कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दोषी ठहराया था। आज ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि अब पंजाब में हुए अपने मुख्यमंत्री को क्या संज्ञा देंगे। पंजाब और हरियाणा के सीएम के बीच चल रही सोशल मीडिया पर वॉर पर सुभाष बराला ने कहा कि कौन किसानों का सच्चा हितैषी और किसने मुखौटा लगा रखा है, ये साफ पता चल रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब हरियाणा में इस प्रकार की घटना हुई थी, आपस का टकराव कहीं भी जायज़ नहीं है। चाहे वो किसी भी वर्ग के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हो, दोनों ही पक्ष से संयम बरता जाए तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने में वो बात अच्छी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, जिनके राज में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं जब प्रदर्शन होती थी, लाठियाँ नहीं गोलियाँ तक चलती थी, लोगों की जान तक जाती थी, वो लोग भूल जाते हैं। और वो ये भी भूल गए कि कुछ प्रदेशों में उनकी भी सरकार है। अब करनाल घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार से पंजाब में घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से हमने हरियाणा में इस बात को कहा कि नहीं होना चाहिए, तो पंजाब में भी नहीं होना चाहिए इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर राहुल गांधी हों, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री को उन्होंने जनरल डायर की संज्ञा देने का काम किया था। अब मैं पूछना चाहूँगा राहुल जी और उनकी पूरी टीम से, वो अपने कैप्टन को किस प्रकार की संज्ञा देना। वहीं कैथल में इनेलो का कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण देने आया हूं। इसके अलावा ओपी चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर ये कहा कि उन्हें खुशी है कि बॉर्डर पर 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठे हैं। इसके अलावा इनेलो सुप्रीमो ने एलनाबाद के उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो लगातार 9 महीनों से किसानों की उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए। नफे सिंह जी ने विस्तार से सारी बात की, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूँगा। मुझे वहाँ जाकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि चाहे ये किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग जुड़े हुए थे। एलनाबाद का उपचुनाव इस बात को प्रमाणित करेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए उस चुनाव को टालने के लिए सरकार कोशिश करती रहती। 306 बच्चों को नौकरी दी थी, उनकी तरक्की हो गई, उनको रोजगार मिल गया। मेरा और आपका रिश्ता तोड़ने का जो नाकाम प्रयास किया गया था, वो विफल हो गया। मैं आज आपके बीच में हूं। एक तरफ किसान आंदोलन पर सियासत लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ उद्योगपतियों को बॉर्डर पर रास्ता बंद होने से भारी नुकसान हो रहा है। बहादुरगढ़ के व्यवसायियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से उन्हें करीब 23,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब रास्ता खुलवाने के लिए व्यवसायियों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। इतना ही नहीं, अगले सप्ताह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL दायर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो PIL है लगभग तैयार है। अगले 3 से 4 वर्किंग डेज में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी डल जाए। हमने इसमें अपने सीनियर एडवोकेट्स की सहायता ली है
कारण क्या है कि जो ये बॉर्डर जो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है, इससे हमारी फैक्ट्रियों को हज़ारों करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। आम जितनी जनता है हमारी, वो तो परेशान है ही। शहर की लगभग 7.5-8 लाख वर्कर हमारे यहाँ भादुगढ़ में काम करते हैं, जिनमें से काफ़ी पलायन कर गए हैं। हमारी जो 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी मुश्किल से 1 शिफ्ट की चला पा रहे हैं। ना हमारे रॉ मटेरियल आ पा रहे हैं, ना फिनिश गुड्स जा पा रहे हैं। सबसे मुख्य परेशानी, अब सर्दियों का सीज़न होता है, यहाँ फुटवेयर का इंडिया का 60% फुटवेयर यहाँ भादुगढ़ में बनता है। जो हमारे ग्राहक आते हैं पूरे साल की परचेजिंग करने के लिए, डर के मारे वो भी नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक लगभग हमारा 22-23 हज़ार करोड़ रुपए के करीब का नुकसान हो चुका है, जो कि अभी तक जारी है। तो हमने इस बारे में अपना मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी है, बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात करी है, लेकिन इसमें हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम किसानों के विरोधी नहीं है, वो उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा भी मौलिक अधिकार है कि जो है हमें रास्ते मिलें और हमारा व्यापार जो है प्रभावित ना हो। तो वही हमने निवेदन किया है और मानव अधिकार आयोग में भी हमने इसी की गुहार लगाई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम पहुंचे और शिवन और वाणी निःशक्तजन कल्याण केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में एक बहुउद्देशीय हॉल और दूसरा स्कूल विंग का उद्घाटन भी किया और नींव आधार भवन का शिलान्यास किया। बहुउद्देशीय हॉल का नाम केंद्र के संस्थापक डॉक्टर BN चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया। कल्याण केंद्र का अवलोकन करने के दौरान राज्यपाल ने डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा के अलावा सांकेतिक भाषा सिखाने और सीखने पर बल दिया गया है। और खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अम्बाला से खबर है, जहां पर अम्बाला में आज़ादी की पहली लड़ाई पर एक भव्य स्मारक बनाया गया है और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। इसमें 3 चरणों में यहाँ प्रदर्शित इसे किया जाएगा। इसकी जानकारी सूबे के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। विज ने बताया कि आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत अम्बाला से हुई थी और इसकी पूरी गाथा ऑडियो, वीडियो और थिएटर के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाएगी। जैसे स्कूलों का अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं। वहीं प्रदेश में अब 4थी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे स्कूल पहुंचने में लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है और हम तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते। अगर आगे भी हालात ठीक रहे तो पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल भी जल्दी खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने छूट दी हुई है कि अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तो बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। फिलहाल हालात ठीक हैं। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। स्कूलों का अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खुले। तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। उस सारी स्थिति को देखते ही हमने 4थी से 5वीं तक के स्कूल खोले। अगर स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से हम पहली से तीसरी तक के स्कूल है वो भी खोलने वाले हैं। जिस प्रकार की एक शंका दिखाई जा रही है कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव की बात शंका जाहिर की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा कि वो नहीं आएगी, पर मेरा मानना यह है कि हम थर्ड वेव का इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है थर्ड वेव आए भी और हो सकता है थर्ड वेव नहीं भी आए, लेकिन अगर थर्ड वेव की स्थिति कोई देश में उत्पन्न होती है और आती है तो निश्चित तौर से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। अगर हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो निश्चित तौर से हम तुरंत निर्णय लेंगे और स्कूल को भी बंद कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ महत्वपूर्ण है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कोरोना की रोकथाम को लेकर कहा कि वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है और केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास भी कर रही है। देखो, सरकार ने जिस तरह की तैयारी कोरोना जैसी उसके लिए
दुनिया में सबसे तेज़ गति से वैक्सीनेशन भारत में चल रहा है। अब तक 67 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और दुनिया की 1/6 आबादी हिंदुस्तान में रहती है। मोदी जी ने जिस तरह से इस कोरोना की बीमारी से जिस तरह वो लड़े हैं, जिस तरह कारगर कदम उठाए हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज कोरोना हिंदुस्तान में काबू में है। लेकिन इससे बचाव लोग ही ला सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को अपना काम करना है। तीसरी लहर आने वाली नहीं है और लाएंगे तो हम लोग ही लाएंगे। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, हम सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, हम मास्क लगाकर नहीं रखेंगे, हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, हम बार बार साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, तो हम खुद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगा के रखें, सभी वैक्सीनेशन कराएं और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।